हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज के टॉपिक में हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बाबू लोग, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर, ठीक है भैया। तो अब हम आज अपना दूसरा सर्किट पढ़ेंगे, दूसरा परिपथ पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैपिटल आर सर्किट पर चर्चा कर देता हूँ। देखिए, जब बच्चों हम लोग अपने सर्किट में खाली प्रतिरोध लगाते हैं, केवल एक प्योर प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध, है ना। तो शुद्ध प्रतिरोध के मामले में बच्चों जो वोल्टेज होता है, अच्छा वहां पे परिपथ हमें समान कला में मिला था। शुद्ध प्रतिरोध वाला जो सर्किट होता है वहां पे हमें जो बच्चों सर्किट मिला था वो समान कला का परिपथ था। कैसा परिपथ था भाई? समान कला का परिपथ था। और समान कला में होने का मतलब क्या है? समान कला में होने का मतलब ये है बच्चों, अगर उसके लिए मैं आपको ग्राफ खींच करके बताऊं तो ये जरा देखिए, ये हमारे एक्सिस है और इस अक्षों पर अगर मैं धारा और वोल्टेज को डिनोट करूंगा। नमस्कार, आइए और दरवाजा बंद कर दीजिए, डोर क्लोज कर दो, डोर क्लोज कर दो, क्योंकि कमरा में देखो इतनी ठंडी में कमरा कितना गर्म लग रहा है ना, वो ब्लोअर चल रहा है, तो वही तो भी सारी हमारे बाहर चली जाएगी। चलिए बच्चों, तो ये हमारा y अक्ष है एंड y अक्ष पर हम लोग देखें वोल्टेज और धारा का ग्राफ निरूपित कर रहे हैं, x और y अक्ष को मिला करके। अभी ये मैं बात कर रहा हूं जब परिपथ में खाली शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R, मैं तब के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। तो शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R के होने पर जो वोल्टेज होता है और जो धारा होती है, ये एक साथ अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों को प्राप्त करते हैं बच्चों। और क्यों एक साथ अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों को प्राप्त करते हैं? क्योंकि ये कौन से कला का परिपथ है बच्चों? समान कला। और ये चीज हमने प्रूव भी किया था। जो धारा हमको इस सर्किट में मिलता है, जो वोल्टेज हम लोग इस सर्किट में लगाते हैं, जो मिलता है, जो हम वोल्टेज पाते हैं, हम जो वोल्टेज लगाते हैं वो होता है V = V0 sin ओमेगा × t। ये हमारे द्वारा अपने प्रतिरोध पर लगाया गया वोल्टेज था और इस वोल्टेज पर हमारे अंदर जो धारा मिल रही थी सर्किट में, वो मिल रही थी I = I0 sin ओमेगा × t। ये केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। तो उसमें हमने इतना वोल्टेज लगाया था और इतने धारा को हमने गेन किया था। अब यहाँ धारा और वोल्टेज के बीच में अगर आप लोग साइन के कलाओं को देखेंगे तो साइन की कलाओं में कोई अंतर नहीं है, साइन की कलाएं समान है। और अगर बच्चे साइन की कला समान है तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइम में ये वोल्टेज अपने मैक्स वैल्यू को गेन कर रहा है, उसी टाइम में धारा भी अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसके ग्राफ को समझ सकते हैं। और जिस टाइम में धारा अपने मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर रही है, यहाँ देखो धारा अगर अपनी मिनिमम वैल्यू को यहाँ प्राप्त कर रही है तो वोल्टेज भी अपने मिनिमम वैल्यू को यही प्राप्त कर रही है। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से केवल एक शुद्ध प्रतिरोध का जो सर्किट होता है वो समान कला का परिपथ होता है। कैसा परिपथ होता है बच्चों? समान कला का परिपथ होता है। और आज हमारा अगला सर्किट है बच्चों, जब कुंडली में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, केवल प्रेरकत्व, ठीक है भैया, केवल प्रेरकत्व। हाँ बच्चे, सवाल में सभी धारा और जो फिगर बनाकर समझाया है, हाँ तो ऐसे मतलब सवाल भी पूछ सकता है ना कि पहले धारा ऊपर है, जैसे वोल्टेज इसमें बता रहे हैं, हाँ हाँ, उसमें सवाल में धारा भी ऊपर कर सकता है। मतलब ये जो आपके कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ है, अंकित प्रश्न, हाँ, तो ये चीज में उसमें ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं, हाँ पूछ सकता है इसमें ना। डेल्टा पूछेगा कि इसमें 2 पाई कहाँ से कोणीय वेग आ रहा है, मतलब बन रहा है उसके समांतर। हाँ ये तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, कोणीय वेग का क्वेश्चन तो रहेगा ही। लेकिन सर जी आप बता रहे हैं धारा बहेगा, वो वोल्टेज बहेगा तभी धारा उसमें प्रवाहित होगा। बिल्कुल, तो कैसे हम पता लगाएंगे? क्या चीज आपको पता लगाना है इसमें? तो उसमें पूछेगा धारा ना, मतलब वोल्टेज ऊपर रहता है, हाँ आप बता रहे हैं, हाँ तो इसमें हम तो धारा वाला फार्मूला पहले लगाएंगे। हाँ, तो कोणीय वेग समान आ रहा है, हाँ तो हर एक जगह मतलब अलग अलग मिलता है ना, कभी 2 पाई मिलेगा, हाँ, 2 पाई मिलता तो है। जिस हिसाब से आपका कोणीय विस्थापन बदलेगा वही हिसाब से टाइम ये तो चेंज हो जाएगी, हाँ, ये टाइम वही रह जाएगा तब। चलिए, तो अब हम बात करने वाले बच्चों जब हमारे सर्किट में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आ, तो सर ये देखो, जब हमारे परिपथ में केवल प्रेरकत्व, केवल मेरे बच्चों प्रेरकत्व कैपिटल यल। चलिए
अब आज का हमारा अगला सर्किट है बच्चों, और ये 3 स्टार्टिंग के सर्किट बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 3 स्टार्टिंग के सर्किट से ही हम आगे के जो और सर्किट बनेंगे, जब हम एक सर्किट को दूसरे सर्किट में मिलाएंगे तब आप उन कंटेंट को समझ पाएंगे। तो इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान रहे कि ये जो अभी स्टार्टिंग टाइम का मैं सर्किट पढ़ा रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है भैया। तो अब की बार हमारे पास है केवल प्रेरकत्व यानी कुंडली का प्रतिरोध, समझ में आया? चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ दे दूं, एक फिगर दे दूं। मान लिया बच्चे ये हमारे पास एक कॉइल है, एक कुंडली, ये क्या है बच्चे? एक कुंडली है, और ये कुंडली का प्रेरकत्व कितना बच्चों? यल। कुंडली का प्रेरकत्व कितना है? यल। समझ में? ये आपके पास एक कुंडली है और इस कुंडली का प्रेरकत्व है यल, ठीक है बच्चे। और इसके सिरों पे हमने एक वोल्टेज लगा दिया है प्रत्यावर्ती, V = V0 sin ओमेगा × t। ये हमने क्या किया? ये हमने वोल्टेज लगा दिया बच्चे। कितने का वोल्टेज लगाया है? V = V0 sin ओमेगा × t का। एक मिनट में थोड़ा नीचे कर दो, कैमरे में दिख नहीं रहा है। देखिए, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सिंबल V = V0 sin ओमेगा × t। ये हमने क्या किया बच्चे? इतना वोल्टेज लगा दिया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ वोल्टेज लगाएंगे तो वोल्टेज लगाने की वजह से हमारे इस सर्किट में एक धारा बहेगी, और एकदम एब्सोल्युटली, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो जो धारा होगी वो कैसी होगी? प्रत्यावर्ती होगी। मान लिया बच्चे कि इस कुंडली के सिरों का वोल्टेज है V, मान लेते हैं। अच्छा, V ही क्यों रहेगा? अरे बाबू, आपके सर्किट में एक अकेला एलिमेंट ही तो है, तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज रहेगा वही इसके सिरों पर स्थापित होगा। 2-4 लोग होते, समांतर क्रम श्रेणी क्रम का माहौल होता, तब तो ये सब चेंज भी होता। लेकिन क्योंकि जो वोल्टेज आप अकेले हैं, तो जो वोल्टेज आपने प्रत्यावर्ती का इन्वेस्ट किया वही वोल्टेज इस कुंडली का बन जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने कुंडली के सिरों पर कितना वोल्टेज लगाया? V = V0 sin ओमेगा × t। ये तात्कालिक या तात्क्षणिक वोल्टेज है। क्या बच्चे? तात्कालिक या तात्क्षणिक। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें वोल्टेज लग गया है और वो किसी छोटे से समय का वोल्टेज है। किसका वोल्टेज है बच्चे? छोटे से समय का वोल्टेज है। अब वो तात्क्षणिक वोल्टेज जो आपने इन्वेस्ट किया है वो है V = V0 sin ओमेगा × t का। अब मेरे बाबू बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है? कुंडली। अब ये इस वोल्टेज पर जो धारा बहेगी वो कौन सी धारा होगी? प्रत्यावर्ती होगी। प्रत्यावर्ती लगातार अपने मान को बदलती है कि नहीं बदलती? इसका मतलब इस कुंडली में जो धारा जाएगा वो लगातार अपना मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और अगर धारा अपना मान लगातार बदल रही है कुंडली में, तो हमने ये चीज पढ़ा हुआ है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या इसमें जो धारा बह रही है उसी धारा के मान के बदलने की वजह से इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो हम जरा फैराडे का नियम लगा दें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। फैराडे के नियम के हिसाब से हम ये बात जानते हैं कि अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें भी एक प्रत्यावर्ती यानी प्रेरित वोल्टेज आएगा। अब बाबू इसमें प्रेरित वोल्टेज आ गया। एक वोल्टेज तो आपने लगाया था, आपने शुरुआती दौर में क्या किया? V = V0 sin ओमेगा × t का वोल्टेज लगा दिया, वो तात्कालिक है। उस वोल्टेज के कारण सर्किट में एक प्रत्यावर्ती धारा बहने लगी। अब इस धारा के बहने की वजह से, क्योंकि लगातार ये अपने मान को चेंज कर रही है, इस वजह से आपके इस सर्किट में बच्चों लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा इस कुंडली से बद्ध। और अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम के हिसाब से इनके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो आएगा E = ΔI/ΔT × L। ये चीज हमने पीछे डेरिवेट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, है ना, कि कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E = ΔI/ΔT × L, जहाँ L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कह सकते हैं या प्रेरकत्व कह सकते हैं, और ΔI/ΔT धारा परिवर्तन की दर है। समझ में? इस कुंडली में मेरे बच्चे धारा के बदलने की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो ये है। आपने जो लगाया था वो तो है ही है, V = V0 sin ओमेगा × t, लेकिन कुंडली में भी एक वोल्टेज जनरेट हो गया है। समझ में? कितना हो गया? E = ΔI/ΔT। अब बाबू, क्योंकि इसमें केवल कुंडली का प्रेरकत्व है, इसका प्रतिरोध शून्य है लगभग, इस कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य है। और अगर कुंडली का प्रतिरोध लगभग शून्य है तो इस कंडीशन में मेरे बच्चों हमेशा याद रखना है
कि कुंडली पर जो हमने वोल्टेज लगाया है जीरो पर, V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी, इसका मान मेरे बच्चे di/dt इंटू यल के बराबर। समझ रहे? अब कहोगे सर क्यों बराबर होगा, क्या कारण है बराबर होने का? मैंने जवाब दिया है इस पे, क्योंकि इस कुंडली का नेट प्रतिरोध लगभग जीरो है। कुंडली का नेट प्रतिरोध कैसा है? लगभग जीरो है। और बाबू अगर लगभग जीरो है तो देखो कुंडली के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज कितना है? V, तो उसमें विद्युत वाहक बल कितना आया? E। वोल्टेज में से वोल्टेज घटाएंगे क्या आएगा? वोल्टेज। और वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध। R का मान यहाँ कितना है? जीरो। R का मान जीरो है, तो अगर R का मान जीरो है तो V माइनस ई बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा? तो क्या V का मान E के बराबर नहीं हो जाएगा? होगा। आई बात समझ में? R का मान जीरो होने की वजह से V का मान E के बराबर है। और देखो अब V की जगह पे हमने कितना रख दिया? साइन ओमेगा टी। E की जगह पे कितना रख दिया? डेल्टा I बटे डेल्टा टी। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे बच्चे। इस डेल्टा यल जो यल है इसका इधर अगर हम लेकर के आते तो ये भाग करेगा V0 बटे यल हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू डेल्टा। अब अगर इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लिखा है डी ऑफ आई। इसका मतलब ये धारा का समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अगर धारा का समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं बच्चे इसमें। देखो टाइमिंग वाला फंक्शन इधर है, टाइमिंग को इधर थोड़ा सा भेज देते हैं। V0 यल साइन ओमेगा इंटू टी इंटू हो जाएगा बच्चे। और उधर क्या बचेगा? डी आई। और डी आई को हम लोग 1 इंटू डी आई लिख सकते हैं, एक गुणे डी आई लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब बच्चों दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे? समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्यों समाकलन होगा भैया? क्योंकि dt जो dt आ गया है, di आ गया है, ये समाकलन के रूप है बच्चों, वो सिंबल है समाकलन का, इस वजह से समाकलन करेंगे। तो बाबू ध्यान देना, जो कांस्टेंट होते हैं समाकलन में उनको जगह नहीं मिलती है। ये V0 बटे यल कांस्टेंट है, उसको हम बाहर रखेंगे, V0 बटे यल एंड इंटीग्रेट, ये हो जाएगा साइन ओमेगा इंटू टी इंटू बराबर इंटीग्रेट 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चे। अब जरा देखो V0 बटे यल साइन ओमेगा इंटू टी का समाकलन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी इंटू 1 बटे, देखो याद है आपको, साइन का समाकलन अगर करते हैं, साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो कॉस माइनस कॉस थीटा। लेकिन मेरे बच्चे इसके फंक्शन में ओमेगा इंटू टी था, तो मुझे ओमेगा इंटू टी का फिर से समाकलन करना पड़ेगा, तो 1 बटे ओमेगा है। आई बात समझ में? इज इक्वल टू 1 का आई के रिस्पेक्ट में समाकलन मेरे बच्चे आई। ओके ठीक है। अब देखो अच्छा लाला, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर जनरेट हो रहा होगा कि सर जी हम लोगों को समाकलन में तो मैथ में ये बताया जाता है कि अगर समाकलन हो रहा था तो ये वहाँ एक अचर जुड़ता है, कैपिटल सी। हाँ तो यहाँ जरा ध्यान दो, यहाँ नहीं जोड़ा मैंने, तो उसका एक्चुअल में कारण क्या है? क्योंकि दोनों साइड में समाकलन हुए हैं, उधर भी सी जोड़ेंगे इधर भी सी जोड़ेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इसी वजह से दोनों पक्ष के समाकलनों में नहीं जोड़ा जाता है। देखो V0 बटे है, देखो लगा ये ओमेगा का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ओमेगा इंटू हो जाएगा, माइनस को क्वेश्चन से बाहर रख लें और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लाला इसके बाद देखिए, आगे देखिए, ये हमको इस कुंडली में बहने वाली क्या मिल गई? धारा। लेकिन मेरे बच्चे धारा का तो समीकरण साइन के पद में होता था, यहाँ किस पद में है? तो इसका मतलब ठीक नहीं है, इसको हमको साइन के पद में लाना पड़ेगा, साइन के पद में मेरे बच्चों लाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको साइन के पद में लेकर के आए तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, V0 बटे ओमेगा इंटू यल एंड बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखो बेसिकली हम जानते हैं ये बात कि कॉस ओमेगा इंटू टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा इंटू टी माइनस पाई बाई 2, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये चीज,
अब वो क्या लिखा है गया, कैसे लिखा गया, थोड़ा सा समझिए। यहाँ आगे माइनस लगा है, ठीक है, ये इसका पूर्णांक माइनस में है। इसको थोड़ा सा अगर मैं दूसरे रूप में लिखूं तो इसको इसी चीज को जो ये क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन देखो π/2 माइनस ओमेगा इंटू टी। जो ये माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया है ना छोटा सा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में इसका रूप ये है। और इसको जरा देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? तो इसमें उसमें कोई अंतर है नहीं। मेरी बात समझे, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक बात है। यहाँ माइनस लगा देते बच्चों, यहाँ माइनस था तो v0 बटे ओमेगा इंटू, कोई दिक्कत, बात पल्ले पड़ रही है? ठीक है। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान देना, cos ओमेगा इंटू टी की जगह पे हम इतना पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको साइन, वहां हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस π/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इज इक्वल टू आई। कोई डाउट, कोई समस्या मेरे बच्चों, सब समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग एक फॉर्मूले के तौर पे और बात याद रखिएगा कि मेरे बच्चे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है मेरे बच्चे, ठीक है। ये सूत्र है लाला कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में आपको मिला होगा जब आप लोग चतुर्थांश के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। अच्छा, पुराना बुक सॉल्व किए नहीं होंगे, डॉक्टर मनोहर रे का, मनोहर रे अगर पढ़े होंगे, मनोहर रे की हर्ष स्वरूप शर्मा ने मनोहर रे पढ़े होंगे, तो उसमें ये फॉर्मूले का जिक्र है बच्चे, त्रिकोणमिति, ठीक है। हाँ? है तो ये फॉर्मूला होता है। और कॉस में अगर आता है कॉस माइनस थीटा बराबर तो प्लस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है मेरे बच्चे। अब एक बात बताओ, ध्यान देना मेरे बच्चे, माइनस v0 ओमेगा इंटू यल, इस माइनस को हम साइन के बाहर लेंगे तो गुणे माइनस साइन ओमेगा इंटू टी माइनस π/2 इज इक्वल टू आई होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे? और इस माइनस का उस प्लस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस v0 बटे ओमेगा इंटू यल साइन ओमेगा इंटू टी माइनस π/2। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में दो बातें शायद जनरेट हो रही होंगी, ध्यान दिए होंगे तो। पहली बात ये, सर आप जब cos ओमेगा इंटू टी को डायरेक्टली साइन π/2 माइनस ओमेगा इंटू टी लिख सकते थे तो क्या जरूरत थी इसको यहाँ पे इतनी नौटंकी मचाने की? क्यों? जब मैं उसको इतना सीधा सीधा लिख सकता था तो मुझे क्या जरूरत थी माइनस कॉमन लेने की? दो जरूरत है। पहला, मेरे फंक्शन में माइनस सिंबल है, मुझे उस माइनस सिंबल को हटाना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है मेरे बच्चे कि हमारा जो धारा का फॉर्मूला होता है एक्चुअल में वो होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा इंटू टी। अब बाबू ओमेगा इंटू टी ही तो कला था वोल्टेज का। अब उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, उस ओमेगा इंटू टी की कला के रिस्पेक्ट में हमें ये बात समझनी है कि इतना गुना ज्यादा है या इतना गुना कम है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे π/2 माइनस ओमेगा इंटू टी नहीं करते हैं, तो इसका सेंस दूसरा निकल जाएगा। इसका सेंस निकलेगा कि 90 में से π/2 ओमेगा इंटू टी घट रहा है, तो ये चीज इससे तुलना करने में दिक्कत हो जाएगी। जब साइन ओमेगा इंटू टी वहां भी आए और उस साइन ओमेगा इंटू टी में से कुछ जुड़े या घटे, तब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज की कला इतनी थी और उस कला की तुलना में धारा की कला इतनी ज्यादा हो गई, इतनी कम हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मैंने cos ओमेगा इंटू टी को डायरेक्टली ये ना लिख करके ऐसे जानबूझ करके रूल चेंज किया है और स्टार्टिंग में ओमेगा इंटू टी को आगे किया, π/2 को बाद में किया है। ठीक है बच्चे, चलो देखो। अच्छा, अभी बात बताओ, ये आई अपना अधिकतम मान कब प्राप्त करेगा? जब साइन ओमेगा इंटू टी माइनस π/2 का मान 1 हो जाएगा। क्या साइन इससे अधिक मान दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। और जब साइन का मेरे बच्चों मान अधिकतम हो जाएगा तो क्या धारा का मान अधिकतम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी समीकरण में अगर साइन या कॉस जुड़े हैं तो याद रखना उस समीकरण के वैल्यू का अधिकतम या न्यूनतम होना साइन या कॉस के मान पर निर्भर करता है। इस v0 बटे ओमेगा इंटू टी ओमेगा इंटू यल का मान तो पता नहीं कहाँ तो बढ़ा सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या वोल्टेज 1 करोड़ वोल्टेज ले लिया, सबसे अधिकतम है क्या? 1 करोड़ से ज्यादा वोल्टेज नहीं हो सकता है, लेकिन साइन में 1 से ज्यादा मान हो सकता है क्या? असंभव है ये चीज। तो इस वजह से मेरे बच्चे, यदि साइन ओमेगा इंटू टी माइनस π/2 का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा तो धारा का मान यहाँ कितना मिलेगा? अधिकतम। और तब धारा का मान अधिकतम मिलेगा कितना? I0। तो I0 बराबर यहाँ 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? v0 ओमेगा इंटू, ये धारा का क्या है? शिखर मान है।
ये धारा का क्या है मेरे बच्चे? शिखर मान है। ये धारा का कौन सा मान है? शिखर मान है। अब बताओ मेरे बच्चे, अतः वो जो समीकरण मिला था ये वाला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? I बराबर V0/L के साथ यहाँ क्या रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं बच्चे? I0, तो ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा इंटू टी माइनस π/2। ये है उस कुंडली में बहने वाली धारा का ओरिजिनल सूत्र। आपने वोल्टेज कितना इन्वेस्ट किया मेरे बच्चे? V0 sin ओमेगा इंटू टी का। आपको धारा कितना मिला? I बराबर I0 sin ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे कलाओं की तुलना कीजिए। V की जगह पे I है, मतलब वोल्टेज है, धारा है, कोई दिक्कत नहीं। V0 है, I0 सही है। साइन कलाओं को यहाँ चेक करेंगे। वोल्टेज की कला कितनी है मेरे बच्चे? जबकि धारा की कला ओमेगा इंटू टी में से π/2 घट के मिल रहा है। समझ रहा है? इसका सेंस जानते हो मेरे बच्चे क्या बन रहा है? इसका सेंस बन रहा है कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व कैपिटल यल होता है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व कैपिटल यल होता है, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में बच्चे वोल्टेज से धारा कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है। 90 डिग्री कैसी? 90 डिग्री पीछे है धारा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे। और इसका सेंस ये निकलता है कि यहाँ पहले वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त करेगा और 90 डिग्री के बाद धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, 90 डिग्री के बाद धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगी, जबकि वोल्टेज 90 डिग्री के पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगा। ठीक है भैया? तो जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व कैपिटल एल होता है, क्या रिजल्ट निकला इससे रिजल्ट निकला कि भैया जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व कैपिटल एल होगा तो हम जितना भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कला से धारा की कला 90 डिग्री पीछे होगी। समझ में आया? अच्छा, इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा मेरे बच्चे? ध्यान देना, ग्राफ देखिए। हाँ बच्चे, परिवर्तन हो रहा था। जैसे भंवर धारा है तो बच्चे धातु के टुकड़े में उत्पन्न होती है ना, तो जैसे यहाँ जो कॉइल होता है वो एक वायर के रूप में होता है, तो यहाँ भंवर धारा नहीं जनरेट होती है। ठीक है, और होगा भी तो इतना कम होगा जिसका एकदम नामो निशान नहीं ले सकते। जो धातु के टुकड़े होते हैं, मतलब जैसे सतह के रूप में कोई धातु है, वहाँ भंवर धाराएं ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है, जैसे बाई द वे हम मान लो ऐसे एक सतह का, इतना मोटा सतह का अगर हम धारा मतलब कॉइल बनाते तो इस सतह पर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। वायर के रूप में कभी भी भंवर धाराएं जनरेट नहीं होती। ठीक है, चलो अच्छा, इसके लिए ग्राफ देखिए मेरे बच्चों। वोल्टेज और यहाँ धारा के बीच का ग्राफ देखना लल्ला। मैं यहाँ x अक्ष पे धारा डिनोट कर रहा हूँ और y अक्ष पे वोल्टेज। ठीक है बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ साफ साफ क्या रिजल्ट हमें मिला बच्चे कि जो वोल्टेज है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है। वोल्टेज अग्रगामी, धारा। ठीक है मेरे बच्चे, देखो हाँ, इसका मतलब मेरे बच्चे अगर मैं वोल्टेज को वहाँ शो करूँ, धारा को यहाँ शो करूँ, तो इनके बीच की कला यहाँ है। समझ में? यानी कलाओं का अंतर कितने का मिला? π/2 का, यानी 90 डिग्री। समझ में? तो ये देखो, अगर मैं इस पे धारा लिखूं, धारा I लिखूं, I बराबर I0 sin ओमेगा इंटू टी, यहाँ पे है ओमेगा इंटू टी माइनस π/2, तो वोल्टेज यहाँ होगा V = V0 sin ओमेगा इंटू। समझ आ रहा है? ठीक बच्चे, धारा और वोल्टेज परस्पर 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है लाला? तो ये है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व कैपिटल। अब यहाँ से एक छोटा सा बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आता है। देखिए बाबू लोग, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो लिखा है I0 बराबर V0 ओमेगा इंटू, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चे। मैं इसको इरेज कर दूं। अब हमारे सामने एक नया कंटेंट आएगा जिसका नाम है प्रेरण प्रतिघात। क्या नाम है मेरे बच्चे? प्रेरण प्रतिघात। देखो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है लाला, ध्यान दीजिएगा, इसको जरा देखो। I0 बराबर V0 बटे ओमेगा इंटू की तुलना थोड़ा उनकी नींव से कर दो। I बराबर V बटे R से तुलना करने पर, I बराबर V0 बटे ओमेगा इंटू यल की I बराबर V बटे R से तुलना करने पर, I की जगह पे I है, कोई दिक्कत नहीं, B की जगह पे B है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R की जगह पे मेरे बच्चे कौन मिल रहा है? यानी कुंडली का प्रतिरोध कितना आया?
ओमेगा इंटू कुंडली का प्रतिरोध कितना है मेरे बच्चे? ओमेगा इंटू यल। समझ में आई मेरी बात? तुलना करने से हम समझ पाए कि कुंडली में कितना प्रतिरोध है? ओमेगा इंटू यल। लेकिन क्योंकि ये ओम के नियम के पालन ना करने वाले होते हैं, इसी वजह से हम लोग इसे प्रतिरोध नहीं कहते हैं, इसे हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसे यक्सल से लिखते हैं। तो यक्सल बराबर ओमेगा इंटू यल। ठीक है बच्चे? और एक चीज याद रखिएगा, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, जहां एफ क्या है मेरे बच्चे? आवृत्ति। जहां एफ माने आवृत्ति होती है बच्चे, ठीक है? जहां एफ का मीन आवृत्ति से है नाला। अतः प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देंगे। ठीक है लाला? तो ये है आपके प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला मेरे बच्चों? प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला है। ठीक है, बातें समझ में आई इतनी? चलिए अगले सर्किट पर आते हैं हम लोग। इस सर्किट में एक रिजल्ट याद रखना बच्चे कि अगर कुंडली का प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और यानी धारा को कहे तो धारा कितने डिग्री? कलाओं का अंतर कितने का मिला? 90 डिग्री का। गुड, वेरी गुड। चलो इसके बाद बाबू अगला सर्किट है हमारा, जब परिपथ में खाली प्रतिरोध है, ओ सॉरी धारिता है। जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी। चलो मेरे बच्चों, ये हमारा अगला सर्किट है, जब परिपथ में केवल धारिता कैपिटल सी। चलिए देखते हैं इसमें। तो एक धारिता ले लेते हैं। देखो हमने ले लिया ये एक धारिता, ठीक है बच्चों? ये एक संधारित्र ले लिया है, इसकी धारिता कितनी मान लेते हैं? सी। ठीक है बच्चे, इसकी धारिता कितनी मान लेते हैं लाला? सी। और इसके सिरों पे लगा दिया एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या किया? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना लगाया? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा इंटू टी। इतना हमने क्या किया मेरे बच्चे? वोल्टेज लगाया। एक के जनी तो है, क्या इसके साथ समांतर क्रम श्रेणी क्रम में कोई और है? तो वोल्टेज बटना या वोल्टेज अलग होना कोई है? सीधा सीधा उसी का वोल्टेज कितना मान दिया जाएगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू, इतना ही तो वोल्टेज बन जाएगा बच्चे। अब देखो लाला, अगर इसका वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी हो गया, ठीक है लाला? अच्छा एक चीज जरा देखें बाबू, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस वोल्टेज पर हमारे संधारित्र में जो धारा बहेगा वो कैसा धारा रहेगा? प्रत्यावर्ती, मतलब लगातार अपने मान को बदलता हुआ रहेगा ना। इस वजह से इसके संधारित्रों की प्लेटों पर जो आवेश आएगा क्या वो लगातार परिवर्ती नहीं रहेगा? रहेगा। प्रत्यावर्ती का ही मतलब है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया उसमें धारा आवेश सब कुछ लगातार बदलने वाले रहेंगे। समझ में आया? तो बाबू लोग इस संधारित्र की जो प्लेटें हैं, क्या उन प्लेटों पर जो वोल्टेज आएगा ये वोल्टेज परिवर्ती नहीं है? तो मान लेते हैं लाला, पहले तो देखो कितना वोल्टेज लगाया आपने? V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी। ये हमने इस क्या नाम उसका संधारित्र के सिरों पर हमने जो वोल्टेज लगाया था प्रत्यावर्ती वो है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो इस पे जो प्लेटों पर जो आवेश आएगा वो भी लगातार परिवर्ती होगा, और हम जानते हैं Q बराबर CV होता है कि नहीं होता संधारित्र के लिए। तो जरा चेक कर लें भैया कि उसका तात्कालिक वोल्टेज कितना रहेगा। तो बाबू इस सूत्र के हिसाब से मान लिया किसी क्षण माने एक छोटे से ड्यूरेशन में, समझ में आया? किसी क्षण इसके सिरों पर जो आवेश आया वो dq आया। कितना है? dq है, और इस पे जो वोल्टेज मिला तात्कालिक वो dv, ऐसे मान लेते हैं। अब लोगों को dv dt करके बताया कि कुछ और करके बताया? dq dt मतलब ऐसे है ना? ठीक है तब तो बाबू t अच्छा dt यस सर dt बराबर क्या लिखा है? हाँ तो ठीक है सही। चलो देखो, तो बाबू मान लिया इस पर जो आवेश है इनकी प्लेटों पर तात्कालिक की मैं बात कर रहा हूँ,
मान लिया छोटे से समय डेल्टा टी में कितना आवेश आया, डी क्यू है। तो भैया ऐसे कंडीशन में इसमें धारा आ जाएगा I बराबर डी क्यू बटे डी। ये बात हम लोग जानते हैं। देखो धारा बराबर क्या, आवेश प्रवाह की दर, यही तो धारा होता है। तो फिलहाल यहाँ डी लग गया तो उसे क्या दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत छोटे से समय के लिए है, समझ में आ रहा है, तात्कालिक है, तात्क्षणिक है। तो बड़े बच्चे इस वोल्टेज पर इसमें कितनी धारा बह रही है, I बराबर डी क्यू बटे डी टी, जहाँ डी क्यू तथा डी टी क्या है मेरे बच्चों, बहुत छोटे से टाइमिंग में हमारे संधारित्र की प्लेटों पर छोटा सा आवेश है। अब हम चूंकि जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर C इंटू बी होता है, जहां C क्या है मेरे बच्चे, संधारित्र की धारिता है ना रंजीश। हाँ देखो मुहा में पान की एकदम क्या है ये, उधर पीछे वाला ब्लोअर चला लो यार, वही तो बोल रहे हैं। ऑन कर भैया। हाँ ऑन कर दो ऑन कराओ उससे। एसीओ चलाएगा तो क्या हुई, देख रहे हो मुझे, अरे तो आपके बगल में ही चल रहा है, दो बुलवर चल रहा है। हाँ इसी वजह से बड़ा पसीना हो रहा है। चलो क्या है मेरे बच्चे, जहाँ सी संधारित्र की धारिता है। अब देखो लाला ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या इसी समीकरण को देखो डी डी टी ऑफ क्यों लिखा था लाला, क्या मैं उसको सी भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा क्योंकि क्योंकि क्यू बराबर सी भी होता है। अगर संधारित्र के सिरों पर टोटल वोल्टेज कितना आरोपित हो V और टोटल आवेश कितना हो Q, तो मेरे बच्चे अगर उसकी धारिता C है तो Q बराबर C भी लिखने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं मेरे बच्चे। एंड C देखो मेरे बच्चे देखो संधारित्र की धारिता C, आपको मैंने पीछे कंटेंट चौथे चैप्टर में पढ़ाया है। संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता बदलती है। क्या यहाँ कुछ ऐसा कंटेंट चल रहा है, इसका मतलब इसकी धारिता स्थिर है, और स्थिर है मतलब कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू C इंटू डी डी टी ऑफ V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। C कांस्टेंट है तो उसे क्या किया, आगे कर लिया मेरे बच्चे। B की वैल्यू कितनी है लाला, B की वैल्यू देखो कितनी है यार, तो C इंटू डी डी टी ऑफ V का V0 साइन ओमेगा इंटू टी मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, वोल्टेज का शिखर मान सदैव एक नियत मान होता है मेरे बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ से V0 हो जाएगा आगे, I इज इक्वल टू C इंटू V0 एंड डी डी टी ऑफ क्या बचा मेरे बच्चे, साइन ओमेगा इंटू टी। और साइन ओमेगा इंटू टी को अगर आप लोग देखें तो साइन ओमेगा इंटू टी अवकलन कर रहा है। क्या कर रहा है, काली के अवकलन कर रहा है, निम्ड़ा ट्विंडा हम बोले थे तुरंत कैसे तो नहीं सुना पड़ता, कौन लगा तो रील भेज रहा ना, उस रील्स में सर जी मैथ पढ़ा रहे होते हैं तो वो मैथ वाली भाषा बोलते हैं, उसको सुनाई जानते हो क्या देता है, निम्ड़ा मुंडा। चलो क्योंकि उसका तात्पर्य ये था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो मेरे बच्चे, I इज इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा इंटू टी का टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो मेरे बच्चे, कॉस ओमेगा इंटू टी गुणे ओमेगा। साइन ओमेगा इंटू टी का अवकलन होगा तो कॉस ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी का करेंगे तो ओमेगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो बाबू ओमेगा का गुणा भैया के साथ कर दो तो I इज इक्वल टू, और इस ओमेगा का गुणा अगर हम यहाँ कर देंगे मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू सी गुणे V0, क्या बचा यहाँ पे गुणे कॉस ओमेगा इंटू टी। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड I इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसमें मैं परिवर्तन करके लिख दूं, इसको लिख दूं मैं V0 बटे 1 बटे ओमेगा इंटू सी। तो मेरे दोनों समीकरणों में क्या कोई परिवर्तन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बात तो वही है, मेरे बच्चे। देखो ओमेगा इंटू सी वोल्टेज के साथ V0 के साथ गुणा कर रहा था ना, तो कर क्या भी रहा है, लेकिन हमने उसको भाग के पद में लिख दिया मेरे बच्चे। कैसे पद में लिख दिया, भाग के पद में लिख दिया गॉसियन पृष्ठ। इसका फिर से ऊपर गुणा करोगे तो वो फिर ओमेगा इंटू टी V0 के पास चला जाएगा, समझ में आया, ठीक है। देखो अब ला अब देखो
ये आपने लगाया उसके इस दुष्ट के सिरों पर वोल्टेज कितना लगाया, V बराबर V0 साइन ओमेगा इनटू उस संधारित्र के सिरों पर आपने उतना वोल्टेज लगाया था। आपको उसमें कितनी धारा मिल गई, I बराबर V0 बटे 1 बटे ओमेगा इनटू C इनटू कॉस ओमेगा 2। लेकिन मेरे बच्चे हजम नहीं हो रहा है, दूल्हे का सेहरा सुहाना नहीं लग रहा है, क्योंकि साइन होना चाहिए ना, ठीक, तो उसका सेहरा सुहाना कर देंगे। हाँ देखो यहाँ क्या करेंगे, कॉस करेंगे मेरे बच्चे, क्या करेंगे, कॉस, सॉरी साइन करेंगे, राइट, कॉस तो ये हो। देखो इसको लिखिए V0 बटे 1 बटे ओमेगा इंटू सी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 2। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में फिर आएगा सर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा इंटू टी लिखिए, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा इंटू टी लिखिए, या फिर आप ये लिखिए कि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा इंटू टी। अरे मेरे बच्चे मुझे ओमेगा इंटू टी क्या कर रहा तुम उसमें, देखो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि साइन ओमेगा इंटू टी में प्लस या माइनस होना चाहिए, ओमेगा इंटू टी प्लस या माइनस ना हो, इस वजह से हमें ओमेगा इंटू टी को आगे रखना है, उसमें कुछ जोड़ देना, उसमें कुछ हटा देना, आई बात समझ में, जिससे हम कलांतर निकाल सके। आई बात, मेरी बात जरूर समझ में है लल्ला। यहाँ देखो, अब एक बात बताओ, ये धारा का समीकरण हो गया, ये क्या हो गया, धारा का समीकरण। कौन सा समीकरण है ये, जो इस संधारित्र में बह रहा है, उस वोल्टेज पर जो इस संधारित्र में बह रहा है, ये वही धारा का इक्वेशन है मेरे बच्चे। अब तनी एक बात बताओ लल्ला, इस धारा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, जब साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 2 का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, 1 हो जाए। यदि ये 1 हो गया मेरे बच्चे, तो आई का मान I0 हो जाएगा, तब यहाँ धारा का मान कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और कितना होगा मेरे बच्चे, इसका मान 1 रखा तो V0 बटे 1 बटे ओमेगा इंटू। कोई दिक्कत लाला, समझ में आई इतनी कहानी, ठीक है। अब एक बात बताना मेरे बच्चे, अतः समीकरण को हमेशा लिख सकते हैं क्या, I इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, I0, तो ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 2। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, ये मिल गया धारा, जो ने रूप में चाहते रहो वही रूप। आपने वोल्टेज कितना लगाया मेरे बच्चे, V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी, धारा कितना मिल गया, I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस। अब की बार वोल्टेज की तुलना में धारा कला में 90 डिग्री आगे है, समझ में। इसका मतलब अब ये एक ऐसा सर्किट है जिस सर्किट में अपना वोल्टेज जो है ये बाद में अधिकतम मान प्राप्त करेगा, पहले कौन प्राप्त करेगा, धारा, समझ में। पहले धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर लेगी, समझ में, और उसके बाद वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई 2, ये हो गया आपका। अच्छा, अब इसके लिए मेरे बच्चे अगर मैं ग्राफ आपको दिखाऊं तो बाबू लोग ग्राफ जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस पे मैं धारा शो कर रहा हूँ और इस पे मैं शो करूंगा वोल्टेज को, उधर भी इधर भी, और ये अपना मूल बिंदु है O। मेरे बच्चे वोल्टेज से किससे, कला में 90 डिग्री आगे है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो वोल्टेज है ये यहाँ होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी, और धारा यहाँ होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा इंटू टी प्लस पाई बाई। अब सर जी ये आपने किस तरीके से ग्राफ शो कर दिया, यहाँ इसके बीच का कलांतर आ गया पाई बटे 2 का। अब यहाँ कैसे आपने शो कर दिया सर जी, उसको ऊपर क्यों नहीं शो कर सकते वोल्टेज को। मेरे बच्चे अगर वोल्टेज को तुमने इस वाली भुजा पर शो कर दिया तो उसका सेंस जानते हो क्या निकलेगा, देखो धारा से 90 डिग्री के बाद वोल्टेज यहाँ है, समझ आया ना, जबकि क्या वास्तविकता वो है नहीं, धारा से वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी है, ठीक है।
तो यहाँ जो धारा है उस धारा से 90 डिग्री नीचे आपका वोल्टेज है। समझ में आ रहा है? इस सेंस में ये ग्राफ है। अब बाबू यही थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ये देखिए, यह एक समीकरण दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ठीक है, उसी को उठाओ, एक नया हेडिंग, धारतीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात मेरा बच्चे, धारतीय प्रतिघात देखिए बाबू, थोड़ा सा I0 बराबर V0 साइन 1/ओमेगा × C है ना, इस समीकरण को उठाओ तो I0 बराबर V0/1/ओमेगा × C की तुलना ओम के नियम से करना है। ओम के नियम से करने पर, चलो मेरा बच्चे, ओम के नियम से अगर हम तुलना करेंगे तो ओम का नियम बेसिकली क्या है? V = I/R, नहीं I बराबर V/R, यही तो है मेरे बच्चे। क्या धारा की जगह पे धारा है, वोल्टेज की जगह पे वोल्टेज है, लेकिन प्रतिरोधक की जगह पे कौन और बैठा है कि नहीं बैठा है? कुंडली मार करके एकदम इस गॉसियन पृष्ठ की तरह की तरह से बोला है। चलो, इसका मतलब मेरे बच्चे देखो, ये संधारित्र का प्रतिरोध कितना मिला यहाँ पे? संधारित्र का प्रतिरोध कितना मिला मेरे बच्चे? 1/ओमेगा × C। लेकिन लाला, संधारित्र के प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं ना कह सकते हैं। अच्छा ये बात बताओ, नॉर्मली बताओ, कुल दिन, जैसे मान लो गॉसियन पृष्ठ, तुम्हारा नाम गॉसियन पृष्ठ है, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम एक विशेष नाम से जाने जाओगे, दूल्हे राजा, ठीक, दुल्हवा। हाँ, तो गॉसियन पृष्ठ की चर्चा उस दिन कम रहेगी। अब जब संधारित्र कम रहेगी, गॉसियन पृष्ठ नाम की चर्चा उस दिन कम रहेगी, दुल्हवा की चर्चा ज्यादा रहेगी ना, है ना? इराय की है गॉसियन पृष्ठ के कराओ इसे तालो, दुल्हवा कराओ इसे तालो, दुल्हावा पनिया देओ, दुल्हावा नहाई सिनाई नहाई, ये चर्चा है। अरे वो देखा थी, कलियां खिल गई चेहरों की सारी। देख, तो संधारित्र का प्रतिरोध हो गया 1/ओमेगा × C। लेकिन इसमें हम लोग संधारित्र का प्रतिरोध ना कह के क्या कहेंगे मेरे बच्चे? धारतीय प्रतिघात। क्या कहते हैं इसको? धारतीय प्रतिघात, यानी धारतीय प्रतिघात 1/ओमेगा × C। इसे लिखते हैं लाला XC से। किससे लिखते हैं? XC बराबर 1/ओमेगा × C। और हम जानते हैं मेरे बच्चे, ओमेगा बराबर 2π, तो XC बराबर हो जाएगा 1/2π। ये धारतीय प्रतिघात का सूत्र है मेरे बच्चे। बहुत विशेष तौर पे आप इस सूत्र को और इस सूत्र को याद रखिएगा, सवालों में काम देगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं दो पे ही है। ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। कितना हो गया? 10:30 मतलब 10:40 हो गया? जी सर। बहुत तेज बज रहा है यार। और अभी 43 मिनट ही पड़ा है मैंने। चलो कहाँ, चलो सांसें रोक के बैठे रहना है 11:50 तक। कमेंट्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, सांसें रोक करके बैठे रहो। अरे कुछ घूम मूवी आई तो 12 बजे चला गया था टिकट। चलो मेरे बच्चे, अब शुरू होगा मौत का दूसरा नाम, राठौर। बाबा इस हटाओ, हंसी करवाओ, पी रहा। चलो बस मेरे बच्चे, अब ये सब सर्किट अलग अलग थे, मतलब प्रतिरोध अलग था, धारिता अलग थी, और क्या था उसका नाम यार, प्रेरकत्व अलग था। अब सब मिलेंगे आपस में और उसके बाद तक होगा। आओ देखते हैं। पहला परिपथ मेरे बच्चे, आर्यल परिपथ, यल आर परिपथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिपथ गाइस, यल आर परिपथ मेरे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान देंगे मेरे बच्चे। कौन सा सर्किट में पढ़ा रहा हूँ आपको? यल आर पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे। कौन सा सर्किट पढ़ा रहा हूँ? यल आर। हाँ बच्चे,
कौन है धूर्त? आप चलो देखो तेरा, देखो देख तेरा कोहिनूर आया है। देखो यलार परिपथ, आप लोगों का कोहिनूर है जी सर। यलार सर्किट। सबसे पहले देखो बच्चे, यलार सर्किट बनेगा कैसे मेरे बच्चे? हम लोग ले लेंगे एक पहले यल माने प्रेरकत, यल माने मेरे बच्चे तो प्रेरकत माने कुंडली, ये ले लिए कुंडली और इसके साथ जोड़ना है एक रेजिस्टेंस आर, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए मेरे बच्चे, क्या बन गया? यलार परिपथ। एक कुंडली ले लिया जिसका प्रेरकत्व यल है, एक प्रतिरोध ले लिया जिसका रेजिस्टेंस आर है, दोनों को श्रेणी क्रम में चिपका दिया, क्या बन गया बच्चे? यलार परिपथ। क्या बन गया? यलार परिपथ बन गया। क्या बन गया बच्चे? यलार परिपथ बन गया। अब मेरे बच्चे यलार परिपथ में जब तक वोल्टेज लगाओगे नहीं तब तक कुछ कहानी होगी क्या? नहीं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले यहाँ देखो वोल्टेज लगाया, कौन सा वोल्टेज? प्रत्यावर्ती। कितना लगाया? V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? इतना लगा दिया वोल्टेज। दो लोग श्रेणी क्रम में हैं, टोटल वोल्टेज या इनमें बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा मेरे बच्चे। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए लोगों के लिए हमारा वोल्टेज टोटल वाला मान पर इसमें बार बार अलग अलग बट करके लेंगे लोग। भैया आप देखते हैं कुल कितना वोल्टेज लगाया आपने? V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू टी। इसका वोल्टेज मान लिया हो जाएगा VL। कितना हो जाएगा बच्चे? और इसका वोल्टेज हो जाएगा VR। आई बात समझ में? ठीक है, ये इनके वोल्टेज बट जाएंगे मेरे बच्चों। इनका वोल्टेज कैसा हो जाएगा? क्यों बटेगा? क्योंकि किस क्रम में है? किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में होने के नाते इनका वोल्टेज मेरे बच्चों बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा। अब लाला एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, जब आप लोग ये मिक्सचर सर्किट पढ़ने लगे ना, अरे जब तक अलग अलग पढ़ रहे थे तो मिक्सचर नहीं हो गया यल और आर का, है ना? तो हमेशा याद रखना कि वोल्टेज और धारा के लिए कालांतर मैंने अलग अलग पीछे क्या बता रखा है, उसी से मामला सुलझेगा। आओ देखते हैं। अब एक बात बताना मेरे बच्चे, आपने टोटल वोल्टेज कितना लगाया? V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू, ये आपने लगाया ना टोटल। अगर आपने मेरे बच्चे इतना वोल्टेज लगाया है, ध्यान देना, अगर आपने इतना वोल्टेज लगाया है मेरे बच्चे तो ये वोल्टेज दोनों लोगों को बराबर मतलब बट गया इनके प्रतिरोध के हिसाब से। इसका वोल्टेज बन गया VL, इसका वोल्टेज बन गया VR। इतना वोल्टेज बन गया। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, श्रेणी क्रम में है दोनों, इस वोल्टेज के कारण इसमें प्रत्यावर्ती धारा जाएगी, दोनों में एक समान धारा जाएगी कि अलग जाएगी? एक समान जाएगी मेरे बच्चे। कैसे जाएगी? एक समान जाएगी। चलो अब जरा ध्यान देना, वो एक समान जो धारा इसमें बहेगी पहले किस में जाएगी? पहले जाएगी कुंडली में। किस में जाएगी? पहले किस में जाएगी बच्चे? कुंडली। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, कुंडली के सिरों का वोल्टेज कितना है? VL। देखो यहाँ पे VL, कुंडली के सिरों का वोल्टेज कितना है? और उसमें मान लिया धारा बह रही है I, किसी क्षण उसमें धारा कितनी बह रही है? I। यहाँ जो भी मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ या जो भी मैं धारा की बात कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे तात्कालिक है। कैसा है? तात्कालिक है। देखो मेरे बच्चे ध्यान देना। अब एक बात बताओ लाला, ध्यान देना, इस कुंडली का वोल्टेज कितना है? कुंडली में मान लिया किसी समय धारा कितनी चली गई? I। मेरे बच्चे वो धारा I यहाँ है। वोल्टेज VL के साथ कितने डिग्री की कला रखती है? पीछे पढ़ चुके हो, 90 डिग्री का कलांतर रखता है। लेकिन वोल्टेज जो होता है, कुंडली का वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री आगे होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसका मतलब अगर धारा यहाँ मेरे बच्चे तो वोल्टेज VL यहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। वोल्टेज VL वही तो होगा भैया। नहीं पढ़े अभी? खाली कुंडली में क्या बताए कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। धारा यहाँ है तो धारा के 90 डिग्री बाद ना VL लिखा है। समझ में आ रहा है? वोल्टेज का। और मेरे बच्चे अब वो धारा किस में जाएगी? R में। पहले वो धारा आई किस में गई? कुंडली में। तो कुंडली में मैंने वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर देख लिया, पीछे पढ़ चुके हैं। 90 डिग्री का कलांतर आता है और धारा से 90 डिग्री बाद जो है वोल्टेज मतलब 90 डिग्री अग्रगामी कर दिया। अब मेरे बच्चे वोल्टेज अगर मैं रेजिस्टेंस का देखूं तो लाला रेजिस्टेंस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा समान कला में होते हैं। देखो VR तथा एक ही अक्ष पे है, मतलब इनके बीच का कलांतर कितना है? 0। अब मेरे बच्चे
ये तो हमारे एलआर सर्किट का अलग अलग वोल्टेज धारा के साथ कालांतर हमने शो किया। अब हमें बताना है इस सर्किट में कुल वोल्टेज कितना है। इस सर्किट में कुल वोल्टेज, कई वोल्टेज है सर्किटों में? दो, वी एल और दोनों आपस में कैसे हैं? अब ये लंबवत वी आर तथा वी एल कैसे हैं? और अगर मेरे बच्चे ये अवलंबवत हैं तो इनका नेट वोल्टेज कैसे मिलेगा? इनका नेट वोल्टेज बताएगा इस आयत का विकर्ण। इस आयत का ये जो विकर्ण है मेरे बच्चे, ये क्या है? नेट वोल्टेज है। आयत का विकर्ण क्या है मेरे बच्चे? तो पहले नेट वोल्टेज निकाल लो। पहले क्या करो मेरे बच्चे? नेट वोल्टेज निकाल लो। चलो देखो, ध्यान देना मेरे बच्चे, नेट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, अगर ये हाइट VL है तो क्या ये हाइट VL नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। और ये कितना है मेरे बच्चे? R। क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरी के मुताबिक V इज इक्वल टू अंडर रूट VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। कितने लोगों को ये मेरी बात नहीं समझ में मेरे बच्चे? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस अभिलंब का वर्ग, वही तो लगा है। कुछ और लगा नहीं लगा मेरे बच्चे। मैंने ये ग्राफ किस तरीके से बनाई, ये चीज समझ में आया? देखो, सबसे पहले धारा यल में गई, यल का वोल्टेज कितना था? तो ये देख लो ना कि धारा और VL यानी कुंडली के सिरों के वोल्टेज के बीच का कला कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। उनको हमने धारा को यहाँ वोल्टेज के लिए शो कर दिया। उसके बाद वो धारा गई R में, फिर R का प्रतिरोध और उस धारा के बीच का कला देख लो, समान कला में शो कर दिया। तो मैंने ये देखा कि VR और VL यहाँ तो ग्राफ में तो परस्पर अभिलंबोत आ रहे हैं। अगर परस्पर अभिलंबोत आ रहे हैं तो इनका नेट वोल्टेज दोनों का VL तथा VR का नेट वोल्टेज कितना रहेगा कैसे पता चलेगा? इस विकर्ण के द्वारा। समझ में? तो उस विकर्ण के द्वारा निकालना, क्या दिक्कत है? अब देखो मेरे बच्चे, ध्यान देना, मान लिया वो किसी क्षण इन दोनों में धारा कितनी बह रही थी? I। तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL। अब यहाँ चौनियाय होना क्यों जरूरी? कुंडली का प्रतिरोध XL होता है। कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? तो कुंडली का वोल्टेज VL बराबर कुंडली में धारा गुणे कुंडली का प्रतिरोध। कोई दिक्कत? ठीक है, चूंकि हम जानते हैं VL बराबर I इंटू XL तथा मेरे बच्चे VR इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ I क्या है? यल तथा R में बहने वाली धारा किसी क्षण में, समझे? तथा XL क्या है? कुंडली का प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध का प्रतिरोध। समझ में आया मेरे बच्चे? ये मान थोड़ा उठा करके मान रखो। अतः V इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान देना, VL की जगह पे I इंटू XL का प्लस VR की जगह पे I इंटू R का स्क्वायर। हो जाएगा मेरे बच्चे? बिल्कुल हो जाएगा। एंड V इज इक्वल टू, मेरे बच्चों दोनों में क्या I स्क्वायर कॉमन है? बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बचेगा मेरे बच्चे। इसको अंडर रूट के बाहर करेंगे तो क्या आएगा? I, और I को यहाँ भेजेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इस समीकरण की तुलना अगर हम ओम के नियम से कर दें, इसकी तुलना ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से मेरे बच्चों, नियम से इसकी क्या कर दें? तुलना कर दें। तुलना करने पर एक बात बताओ मेरे बबुआ, वोल्टेज बटे धारा का मान सदैव क्या आता है? प्रतिरोध। वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव क्या आता है? प्रतिरोध। इसका मतलब ये क्या है मेरे बच्चे? प्रतिरोध है। स्पष्टतः यल आर परिपथ का प्रतिरोध कितना निकल करके आया मेरे बच्चे मेरे सामने? अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R। लेकिन मेरे बच्चे एक्सेलवा जोन है वो तो ओम के नियम का पालन नहीं करने वाला मेंबर है, तो क्या उसको प्रतिरोध कहना उचित है? अरे नहीं, सियाई जाई, क्या कहेंगे उसको? प्रतिबाधा। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे लाला? प्रतिबाधा कहेंगे। लाला, अतः यल आर परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। आई बात समझ में? XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आ रहा जी? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, चूंकि हम जानते हैं
एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू यल। अतः जेड बराबर अंडर रूट ओमेगा यल का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये है आपके यलार परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। ये क्या है मेरे बच्चे? यलार परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। कोई दिक्कत? अरे लेकिन सर जी हमें तो कला पता करना है ना कि यलार सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज कितना मेरे बच्चे? ये रहा। ये क्या है? ये टोटल वोल्टेज है। ये आपका यलार परिपथ का परिणामी वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज। तो ये जो परिणामी वोल्टेज आपने हमारे साथ निकाला है V बराबर, और ये जो परिणामी धारा इसमें बह रही आई, इनके बीच कला कहाँ है? तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान दो, देखो यही तो परिणामी वोल्टेज वाली लाइन है और यही तो धारा है। तो इनके बीच में मान लेते हैं मेरे बच्चे, इनके बीच का कोण फाई है। मान लेते हैं कि बीच का कोण कितना है? फाई है। और यही कला है। इसी कोण को क्या कहते हैं? हम लोग क्या करेंगे? इस कोण को निकालेंगे। ठीक है मेरे बच्चे? इसका क्या करेंगे? कोण को निकालेंगे। देखो यलार परिपथ का कलांतर निकालते हैं। यलार परिपथ में V तथा I के बीच का कलांतर। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ एक समकोण बन रहा है त्रिभुज, मैं उसको बाहर निकाल दूं। देखो ये कोण कितना था? फाई। ये इतना डिस्टेंस कितना है? VR। ये कितना है मेरे बच्चे? VL। कितना है? इस एंगल के लिए ये अभिलंब है, ये आधार है, और अभिलंब और आधार के बीच में कोण कौन सा अनुपात सबसे बेस्ट बैठेगा? tan। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? tan फाई लगाएंगे। tan फाई बराबर अभिलंब बटे VL बटे VR। एंड tan फाई बराबर मेरे बच्चे, tan फाई बराबर VL का मान कितना है? देखो I इंटू बटे I, VR का मान कितना है? रख दो I इंटू ये से tan फाई बराबर मेरे बच्चे एक्सएल बटा R, या हम कह सकते हैं इसको फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल बटा R। मेरे बच्चे एक्सएल की जगह पे अगेंस्ट ओमेगा इनटू एल रख सकते हैं, धूमधाम से रख सकते हैं मेरे बच्चे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बटे। समझ में आया? ये सूत्र और ये सूत्र, इन दोनों सूत्रों से हम लोग क्या करेंगे? कला पता करेंगे। किस सर्किट की? यलार सर्किट। यलार सर्किट के यहाँ से क्या पता चलेगी मेरे बच्चों? कला पता चलेगी। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर गाइस? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भैया? इससे हम क्या निकालेंगे? इससे निकालेंगे हम लोग कला। इससे क्या निकालेंगे मेरे बच्चे? कला। ठीक है भैया? 60। ठीक है भैया? समझ में आएगी? जी सर। चलो अगले टॉपिक में। हाँ अच्छा एक सेकंड। ओके भैया? उसके बाद मेरे बच्चों एलआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट था, खत्म हो गया। अब क्या आएगा? सीआर पर। कौन सा सर्किट? सीआर सर्किट। चलो देखो भैया, सीआर सर्किट कैसे बनेगा? सीआर एक धारिता लो, एक प्रतिरोध लो, श्रेणी क्रम में चिपका दो, बन गया सीआर सर्किट। ठीक है? ये ले लिया मेरे बच्चे एक धारिता, एक संधारित्र फिलहाल, इसकी धारिता C है, और इसके साथ जोड़ दिया एक प्रतिरोध। क्या किया? एक प्रतिरोध जोड़ दिया, और इनके सिरों पर लगा दिया एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या किया बच्चे?
प्रत्यावर्ती लगा दिया, वोल्टेज कितना लगाया, V बराबर V0 साइन ओमेगा इंटू, ये लगाया हमने मेरे बच्चे वोल्टेज। क्या किया हमने, लगाया इतना वोल्टेज। बाबू बहुत ध्यान से समझो, बहुत आसान चीज़ है। ये रेजिस्टेंस है R, जो वोल्टेज आप लगाए हो वो वोल्टेज उतना रह जाएगा क्या, नहीं, वोल्टेज बढ़ जाएगा। मान लिया कि हमारे संधारित्र के सिरों का वोल्टेज हो गया VC, कितना हो गया भैया, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, एंड रेजिस्टेंस का हो गया VR, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। क्वाइट ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये आपने कुल वोल्टेज V=V0 sin ओमेगा इंटू टी का इन्वेस्ट किया है। ये टाइमिंग T पर है। ये किस टाइमिंग का वोल्टेज है, T टाइमिंग का, क्योंकि लगातार अपने मान को बदलते रहते हैं ना भाई। तो जब ये लगातार अपने मान को बदलते रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में किसी छोटे से ड्यूरेशन का ये वोल्टेज या जो भी सब कुछ ले रहा हूँ एक छोटे से ड्यूरेशन का है, समझ में आया, बहुत छोटे से ड्यूरेशन का, जिसे हम लोग तात्कालिक कहेंगे या तात्क्षणिक कहेंगे। आई बात समझ में, ठीक है भैया। चलो अब लाला एक बात बताओ, क्या वोल्टेज लगाए हैं तो वोल्टेज के लगाने से इनमें धाराएं नहीं बहेंगी, बहेंगी ना भैया, क्या बहेगा, धारा बहेगा ना भैया। और उधर लाला धारा बह रहा है, इसमें क्या बह रहा है मेरे बच्चे, धारा, क्या बह रहा है, लाला ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें धारा बह रहा है, अरे सुनो लाल, तो धारा का वोल्टेज के साथ यहाँ क्या संबंध है उसको देखिए आप। देखो इस पे मान लिया किसी समय धारा कितना बह गया, आई, धारा कितना बह गया, और आई को मैंने किस पे शो कर दिया, x अक्ष पर, और ये जो y अक्ष है अपने, और ये हमारा मूल बिंदु है, ये जो अपने y अक्ष है, दोनों y अक्षों पर हम लोग वोल्टेज निरूपित करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे सबसे पहले मेरी बात बताओ, धारा किसमें आएगी सबसे पहले, संधारित्र में ना, संधारित्र में आएगी। और संधारित्र के सिरों का वोल्टेज कितना मान रखे हो, पीछे पड़े कि नहीं पड़े, संधारित्र का वोल्टेज और संधारित्र में बहने वाली धाराओं के बीच का कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। और हम ये बात जानते हैं कि जो संधारित्र का वोल्टेज होता है VC, वो धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो ये होता है वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, यानी धारा कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। हो गई कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसके बाद वही धारा किस में जाएगी, R में। R के सिरों का वोल्टेज कितना है, VR, तो VR धारा के साथ किस कला में, समान कला में। तो VR और I के बीच में मैंने कोई कोण दिखाया, एक ही लाइन पे खींच दिया, मतलब कोण 0, मतलब कलांतर कितना, 0। समझ में आया मेरे बच्चे, मैंने यहाँ देखा ध्यान से तो मुझे नजर आया कि यहाँ भी भैया VC तथा VR परस्पर अभिलंबोत, नमस्कार, कैसे हो गए, अभिलंबवत हो गए लाला। और अगर VC और VR परस्पर अभिलंबवत हो गए हैं तो नेट मान कैसे निकलेगा बच्चे, इसके विकर्ण से। तो ये इसका विकर्ण क्या करेगा मेरे बच्चे, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसका ये जो विकर्ण है मेरे बच्चे, ये विकर्ण क्या बताएगा, VR तथा VC का नेट वोल्टेज। मेरे बच्चे नेट वोल्टेज कितना है, V, नेट वोल्टेज कितना मान लिया, V मान लिया, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ लाला, अगर ये हाइट VC है तो ये कितना होगा, VC होगा ना, ठीक है। अब लल्ला एक बात बताओ, टोटल वोल्टेज V है और ये अविलंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो क्या नेट वोल्टेज कर्ण निकालने के लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय ना लगाऊं, अरे क्यों ना लगाऊं, मैं लगाऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इस विकर्ण का मान V इज इक्वल टू अभिलंब VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, पल्ले पड़ रही है कहानी, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं, मान लिया धारा कितना बहा था किसी समय, I, तो लाला हम जानते हैं VC इज इक्वल टू, मतलब संधारित्र के सिरों का वोल्टेज बराबर संधारित्र में धारा गुणे संधारित्र का प्रतिरोध, और संधारित्र का प्रतिरोध माने FC, नाम इसका धात्विक प्रतिघात। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, तथा VR बराबर क्या होता है, I इंटू R। समझ में आया। अब ये मान उठा करके वहां रख दो। अच्छा ये याद रखो, ये किसका सूत्र है बच्चे, ये परिणामी वोल्टेज का है, परिणामी वोल्टेज है ये, समझ में आ रहा है, ये क्या है मेरे बच्चे, परिणामी वोल्टेज है ये, ठीक है भैया। अब जरा देखो, V इज इक्वल टू अंडर रूट
v इज इक्वल टू अंडर रूट मेरे बच्चे, देखिए vc की जगह पे क्या रख सकते हैं, i इंटू यक्स सी, ये हो जाएगा i इंटू यक्स सी का प्लस vr की जगह क्या रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i इंटू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात, आ रही है मेरे बच्चे, ठीक। v इज इक्वल टू क्या कॉमन है, आई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यक्स सी का स्क्वायर प्लस कॉमन हो जाएगा, मतलब बचेगा अंदर आई स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर आई को इधर भेज दिया, बी बटे इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कोई दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत, कोई दिक्कत हो, सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब इसकी तुलना थोड़ा ओम के नियम से बताओ, ओम के नियम से, ओम के नियम के हिसाब से वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा क्या आता है, प्रतिरोध। इसका मतलब ये वोल्टेज और धारा का अनुपात ही तो है, इसका मतलब ये सीआर परिपथ का क्या है मेरे बच्चे, सीआर परिपथ का प्रतिरोध कितना बना, अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस, आई बात समझ में, लेकिन प्रतिरोध तो कहेंगे नहीं, अरे सब मिला जुला प्रतिरोध में कहा, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, तो सीआर परिपथ की प्रतिबाधा मेरे बच्चे, सीआर परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगा वाला Z बराबर अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस, प्रतिबाधा को हम लोग कैपिटल Z से लिखेंगे, ठीक है। और लाला एक्स सी के जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो हम जानते हैं चूंकि एक्स सी बराबर ओमेगा इंटू 1 बटे ओमेगा इंटू सी होता है, जानते हैं ये चीज यार, तो ये चीज वहां रख दो, अतः Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, कहानी समझ में आ रही है। ये क्या निकल गया मेरे बच्चे, ये निकल गया सीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र, क्या है मेरे बच्चे, सीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है ये लाला, और परिणामी वोल्टेज का सूत्र यहाँ पे है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है सीआर वोल्टेज की परिणामी वोल्टेज का सूत्र, आई बात समझ में, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा यहाँ हमें कला पता करनी है, यहाँ क्या पता करनी कि सीआर परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज V होता है, जो परिणामी धारा I बहती है, इनकी कलाएं क्या है, तो मेरे बच्चे कलाएं तो निकाल लेंगे ना, यहाँ जरा देखो, यहाँ बहुत ध्यान देना, क्या आप लोगों को यहाँ ये एक जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसी को आप लोग फोकस करो, क्या यहाँ पे आप लोगों को एक समकोण दिख रहा है मेरे बच्चे, और इसमें से ये जो विकर्ण है यही तो परिणामी वोल्टेज है, यही क्या है मेरे बच्चे, और अगर ये परिणामी वोल्टेज है तो धारा यहाँ पे, यही तो धारा है, ये लाइन क्या है, धारा है, धारा के साथ कई डिग्री के कोण पे मान लिया I, कितने डिग्री के कोण पे, तो वही तो धारा और वोल्टेज की कला है, तो हम निकाल लेते हैं उसको। देखो वहां से मैं उस एंगल को जो है बाहर कर देता हूँ, तो वहां जो बना हुआ है एग्जैक्टली मैं वैसे ही बना ही देता हूँ यहाँ पे, देखो ये एंगल है फाइव, कितना है, ऐसे ही है कि वहाँ पे, और एक बात बताओ ये ऊपर की लंबाई कितनी है वहाँ, VR, ऊपर की लंबाई कितनी है, VR, ठीक है भैया, ऊपर की लंबाई कितनी है VR, तो ये हो जाएगा VR, कितना हो जाएगा बच्चे, ये एंगल कितना था 5, और यही परिणामी वोल्टेज ये कितना था, कोई दिक्कत। अगर मुझे परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच की कला निकालनी है, समझ में आ रहा है, परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच की क्या निकालनी है, कला, थोड़ा tan मान लेकर के चले तो मेरे बच्चों, तो tan फाई बराबर अविलंब बटे आधार, अविलंब कितना है आधार, और आधार कितना है VR, हम BC और VR का मान निकाल रखे हैं, रख दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे tan फाई इज इक्वल टू BC के जगह पे I इंटू VR के जगह पे I से I, ये हो जाएगा tan फाई बराबर XC बटे R। मेरे बच्चे आप इस सूत्र के प्रयोग से
सीआर परिपथ के परिणामी वोल्टेज और परिणामी धारा की कला निकाल सकते हैं। और एक चीज जरा देखो, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करके हम इसको लिख सकते हैं, या tan फाई बराबर मेरे बच्चे एक्स सी बराबर 1/ओमेगा इंटू बटे आर का गुणा यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चे tan फाई बराबर 1/ओमेगा इंटू हो जाएगा मेरे बच्चे। आप इस सूत्र से भी कला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली कला निकालना हो तो फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स सी बटे आर। ये तीनों चारों सूत्रों में से किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करके मेरे बच्चे आप सीआर परिपथ की क्या निकालेंगे, कला निकालेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? हैव एनी डाउट? गुड। बाबू मैं धारा को कांस्टेंट कहाँ लिया हूँ? वहाँ से आप निकाले नहीं हो उसको, ये यहाँ से इसमें जो जा रहा है d बराबर d0 sin ओमेगा t। हाँ हाँ पहले से जा रहे हो तो इसमें बदल नहीं रहे हैं, मतलब बदल जा रहे हैं। हाँ तो जा रहे हैं तो धारा बदल रहा है ना। हाँ धारा बिल्कुल बदल रहा है। तो वहाँ पर मैं कहाँ कांस्टेंट माना हूँ धारा को? उधर निकाले नहीं है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है यार, ये फिजिकली फॉर्म थोड़ी चल रहा है, ये तो मैथमेटिकली है कि आई स्क्वायर वहाँ कॉमन आ गया। कि तुम्हारा प्रश्न ये तो नहीं है कि सर जी वहाँ भी धारा आई ही रखे, यहाँ भी धारा आई ही रखे, दोनों में धारा समझ में? मेरे बच्चे चलो अगला टॉपिक देखते हैं, एलसी परिपथ। एलसी परिपथ मेरे बच्चे, एलसी सर्किट कौन सा सर्किट है? एलसी सर्किट। एलसी सर्किट बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। सीएल सर्किट नहीं हाँ उसको सीएल नहीं कर सकते। ओ पाजी बिल्कुल कर सकता जी। चलो 10:10 हो गए। अरे पाजी टाइमिंग ज्यादा हो तो 10:30। अरे ठीक है। आने तो मटेरियल पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल ब्रिक विलिक का है पता लो। ब्रेक दीजिए थोड़ा, जाए खावा क्या है। अरे बिल्कुल आ जाओ। चलो मेरे बच्चे, एलसी परिपथ कौन सा परिपथ मेरे बच्चे? एलसी परिपथ कौन सा परिपथ? देखो कल से सारे बच्चों का लुक यही होना चाहिए, ठीक है? तुम लोगों का भी। चलो एलसी परिपथ देखो, एलसी परिपथ क्या है? एक ठो क्या लेंगे लाला? प्रेरकत्व, और एक ठो क्या लेंगे? धारिता। जो लोग को क्या करेंगे आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। कहानी खत्म। देखो पहले एक ले लिया यल, यल मानी कुंडली, इसका प्रेरकत्व कितना मान लिया? यल। और एक ले लिया सी, सी मानी संधारित्र, इसकी धारिता कितनी ले लिए? और दोनों के सिरों के बीच में क्या किया मेरे बच्चों? वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज कितना लगाया? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा इंटू टी। ये क्या किया मेरे बच्चे? वोल्टेज लगा दिया। ये क्या किया? वोल्टेज लगा दिया। चलो लाला ध्यान देना, एलसी सर्किट के सिरों पर हमने लगाया है वोल्टेज। क्या किया मेरे बच्चे? वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज लगाएंगे तो सबसे पहले ये वोल्टेज दो लोग हैं श्रेणी क्रम में, चेंज हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो मान लिया कुंडली के सिरों का वोल्टेज हो गया VL, कितना हो गया मेरे बच्चे? संधारित्र के सिरों का वोल्टेज हो गया VC, हो गया मेरे बच्चे। अब बहुत ध्यान देना मेरे लल्ला, मेरे बच्चों बहुत ध्यान दो यहाँ पे। चलो एक बात बताओ, मान लिया किसी समय में इस सर्किट में धारा बहने लगी, और जिस समय मैंने इसमें धारा को एनालाइज किया उस समय मुझे धारा कितनी मिल गई? I। कितनी धारा मिल गई? वो धारा सबसे पहले किस में जाएगा? कुंडली में। सबसे पहले ये धारा किस में जाएगी मेरे बच्चे? कुंडली में। सबसे पहले धारा किस में जाएगी? कुंडली में मेरे बच्चे। अब एक बात बताओ, अगर वो धारा कुंडली में गई, अगर वो धारा कहाँ गई? अगर वो धारा कहाँ गई? कुंडली में। तो कुंडली के सिरों का वोल्टेज कितना है? VL। कितनी डिग्री का कला रखते हैं भैया धारा वोल्टेज?
90 डिग्री का कला रखते कि नहीं रखते? रखते हैं ना मेरे बच्चे, ठीक है। देखो ये इस पे मैंने रखा है धारा को, ये इस लाइन पे मैंने किसको शो किया, और यहाँ मैं इन दो पर शो करूंगा वोल्टेज। एक बात बताओ मेरे बच्चे, सबसे पहली धारा किसमें गई? कुंडली में। कुंडली में मान लिया कितनी धारा गई? आई। एक्स अक्ष पे मैंने उसको शो कर दिया, ठीक। अब इसके बाद लाला ये धारा कुंडली के सिरों के साथ जो वोल्टेज है VL कितने डिग्री का कला देता है? तो वो 90 डिग्री के कला में। और लाला VL जो होता है कुंडली के सिरों का वोल्टेज, वो कला में 90 डिग्री वोल्टेज अग्रगामी होता है, धारा पश्चगामी होती है बेटा। कुंडली के सिरों का वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? अग्रगामी होता है। समझ में आई मेरी बात? जबकि दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि वोल्टेज से धारा कला में 90 डिग्री। तो पहले वाले का मामला सुलझ गया धारा की कला को लेकर के। अब वही धारा किस में जाएगी? सी में। सी का वोल्टेज कितना है? सी का वोल्टेज कितना मेरे बच्चे? और हम ये बात जानते हैं कि VC यानी संधारित्र के सिरों का वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। आप ग्राफ देख करके एनालाइज कर पा रहे होंगे कि मैंने VL को धारा से 90 डिग्री बाद लिखा है, यानी वो अग्रगामी है, और इसको मैंने धारा को 90 डिग्री पीछे लिखा है, नीचे लिखा है, यानी VC धारा से पश्चगामी। सर्किट में कितने वोल्टेज? हाउ मेनी वोल्टेज टू है? दो, VL और VC। अब VL और VC की दिशाओं को जरा देखो, अपोजिट है कि नहीं है? VL तथा VC की दिशाओं को देखो कैसे हैं? अपोजिट है। और अगर ये डायरेक्शन अपोजिट है मेरे बच्चे, है ना, अगर ये डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट, तो मेरे लाल, मेरे काले पीले नीले वोल्टेज का अंतर निकाल दो, तो दोनों का नेट वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक मेरे बच्चे, अंतर कितना बन गया? VL डिफरेंस VC। ये क्या है मेरे बच्चे? VL डिफरेंस VC क्या है? अंतर है। और यही अंतर, अब अंतर निकाल करके सर जी आप उसे ऊपर क्यों लिखे? आप उसे इस जब दोनों एरिया पे आप वोल्टेज शो किए हैं तो वोल्टेज को नीचे शो कर दो या ऊपर शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऊपर काहे लिखे? लाला जब अंतर निकालोगे कि तो क्या अंतर कभी ऋणात्मक आएगा? अंतर सदैव धनात्मक आता है। इसी वजह से मैंने इसको धन y अक्ष की दिशा में लिखा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा नीचे शो कर दो क्योंकि अंतर कम ही आएगा। देखो ये है लाला VL, और VL और VC की दिशा अपोजिट थी, तो मैंने अंतर निकाला। अंतर कितना गया? VL डिफरेंस कितना गया मेरे बच्चे? VL डिफरेंस VC आ गया। ये क्या आ गया मेरे बच्चे? परिणामी वोल्टेज। VL डिफरेंस क्या है? VC परिणामी वोल्टेज है मेरे बच्चे। क्या है? परिणामी वोल्टेज। समझ में आया? तो VL डिफरेंस VC क्या है मेरे बच्चे? परिणामी वोल्टेज। ठीक है मेरे बच्चे। अगर लाला ये परिणामी वोल्टेज है तो यहाँ एक चीज देख करके साफ साफ समझ में आ रही है। परिणामी वोल्टेज VL डिफरेंस VC धारा के साथ कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब LC परिपथ में परिणामी वोल्टेज VC धारा के साथ कला में 90 डिग्री, धारा से कला में 90 डिग्री वोल्टेज कैसा होता है? अग्रगामी होता है। VL डिफरेंस VC धारा से 90 डिग्री ऊपर है। आई बात समझ में? तो जरा देखो LC परिपथ का, LC परिपथ का परिणामी वोल्टेज थोड़ा देखिए तो परिणामी वोल्टेज कितना निकला भैया? V VL डिफरेंस यही परिणामी वोल्टेज। एक बात मेरे बात बबुआ ध्यान सुना, अगर बबुआ यदि लाला ध्यान देना, यदि VL का मान VC के बराबर हो जाएगा, VL का मान VC के बराबर, नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 0। नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा लाला? 0। और अगर नेट वोल्टेज 0 हो गया, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें हम लोग धारा और की बात कर लेते हैं, तब इसमें पहुंचते हैं। देखो एक मिनट रुक जाओ, मान लिया बाबू धारा कितना जा रहा था? I। तो लाला एक बात बताओ, चूंकि तब क्या VL इज इक्वल टू I इंटू XL नहीं होगा? क्या तथा VC इज इक्वल टू I इंटू XC नहीं होगा? कुंडली का वोल्टेज बराबर कुंडली में धारा गुणे कुंडली की प्रतिरोध, धारिता में वोल्टेज बराबर धारिता में धारा गुणे धारिता का प्रतिरोध हो जाएगा। ये डाटा अगर मैं वहां रखूं तो V इज इक्वल टू VL की जगह पे क्या हो जाएगा? I XL।
क्या हो जाएगा बच्चे? डिफरेंस आई हो जाएगा। क्या कॉमन है? आई। क्या बचेगा मेरे बच्चे? एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। अगर मैं इसको v बटे आई कर दूं तो v बटे आई इज इक्वल टू वीएल डिफरेंस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। ओम के नियम से इसकी तुलना करो मेरे बच्चों, ओम के नियम से। अगर मैं ओम के नियम से इसकी तुलना कर दूं, किसके नियम से मेरे बच्चे? अगर ओम के नियम से इसकी मैं तुलना करूं लाला, ओम के नियम से अगर मैं तुलना करूं तो वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या बनता है? आर बराबर इसका मतलब एलसी परिपथ की प्रतिबाधा मिल गई। परिपथ की प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं? तो प्रतिबाधा मेरे बच्चे, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। और अब जरा बहुत गजब का कंटेंट है, ध्यान देना। यदि लाला, यदि एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए, एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाए तो जेड का मान कितना आ जाएगा? 0। जेड का मान कितना आ जाएगा? एक्सएल का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, अगर एक्सएल का मान क्या हो जाएगा? एक्ससी के बराबर, तो इस सूत्र के हिसाब से जेड का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर जेड का मान 0 हो गया, जेड का मान क्या हो गया मेरे बच्चे? 0। इसका मतलब क्या एलआर सर्किट में प्रतिरोध रह गया? नहीं। तो धारा का आयाम बढ़कर के, धारा का मान बढ़कर के अनंत हो जाएगा। समझ में? एंड गाइस, यस सर, इस स्टेज को कहते हैं अनुनाद की दशा। इस स्टेज को क्या कहते हैं? अनुनाद की दशा। तू क्या कह रहा है? निकल लो मेरे। चलो यार देखो बबुआ, इस स्टेज को क्या कहते हैं? अनुनाद की दशा। क्या कहते हैं लाला? अनुनाद की दशा। ध्यान देना, ये अनुनाद की दशा का मतलब क्या है? अनुनाद की दशा का मतलब है कि एलसी परिपथ में नेट क्या नाम इसका, प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। और जब प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा तो क्या धारा के मार्ग में रुकावट आएगी? नहीं। धारा के मार्ग में रुकावट ही खत्म, तो धारा अपना मान बढ़ा करके अनंत तक पहुंच जाएगी। यानी यदि एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाएगा तब परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाएगा। धारा का मान कैसा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और अगर धारा का मान अनंत हो गया मेरे बच्चों, धारा का मान क्या हो जाए? अनंत हो जाए। और अगर धारा का मान अनंत हो गया तो मेरे बच्चे, मेरा मुन्नो, इस स्थिति को कहते हैं अनुनाद की दशा। क्या कहते हैं? अनुनाद की दशा। रेजोनेंस कंडीशन एंड रेजोनेंस स्टेज पे होता क्या है मेरे बच्चे? अनुनाद की दशा में होता क्या? ध्यान दो, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में देखो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान देना। अनुनाद की स्थिति कब आएगी मेरे बच्चे? जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर, तब क्या आ जाएगा? अनुनाद की दशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? अनुनाद की दशा। लाला, अनुनाद की दशा में तेरी ध्यान देना, देखो एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू और 1/ओमेगा/c। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रहा है? जी सर। और इसका गुणा थोड़ा दोनों में कराओ, तो इसका गुणा यहाँ करोगे तो ओमेगा² बराबर 1 आएगा। इसको यहाँ भेज दें, ओमेगा² इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? ये क्या हो गया लाला? ओमेगा² बराबर 1/LC। एंड चूंकि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, होता है कि नहीं होता मेरे बच्चे? अगर ये होता है तो यहाँ जरा देखो, अतः 2πf का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। कोई दिक्कत? समझ में आया? कहानी पल्ले पड़ रही है? अब अबू यहाँ तक नहीं बताओ, वर्क कर दो तो 4π का स्क्वायर इंटू f का स्क्वायर बराबर 1/LC। यहाँ से f स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो 1/4π स्क्वायर LC हो जाएगा। हो जाएगा मेरे बच्चे। एंड इधर से मैं f स्क्वायर निकाल रहा हूँ, अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट में 4π स्क्वायर बाहर आएगा तो 2π बन जाएगा, 1/2π अंडर रूट एक साथ से 1/2π अंडर रूट।
ये मेरे बच्चे याद रखना, अनुनाद की स्थिति में जो हमारा एनसी परिपथ होता है, इसमें वोल्टेज या धारा की ये फ्रीक्वेंसी होती है। समझ में? ये क्या होती है? वोल्टेज या धारा की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। यानी आपके एलसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति कब आएगी? जब फ्रीक्वेंसी का मान 1/2 पाई अंडर रूट एलसी आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? आई हैंडसम बॉय रोहित, वाओ व्हाट आई स्माइल, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। हो गया गाइस? उसके बाद लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी बैक आफ्टर few minutes. Hey guys, I'm back few minutes.